गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो आज हमारा पीएल का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम अपना जो एक्स्ट्राडिशन और असाइलम का टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने एक्स्ट्राडिशन का जो टॉपिक था उसको कम्प्लीटली बहुत आसान और सुंदर भाषा में डिस्कस किया था। सारे पॉइंट्स मैंने आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत डिटेल में समझाए थे और परसों के लेक्चर में असाइलम का टॉपिक था जो हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, कोई पॉइंट आपका कहीं पर भी नहीं बचा है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक्स्ट्राडिशन और असाइलम से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है वो आपको करवाऊंगी मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना आपको टॉपिक में समझ में आया है और कितना आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको, सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो रही हैं। कहीं आपका कोई डाउट रहता है, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट रहा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है या फिर हमारा पीआईएल का जो सब्जेक्ट है जो चल रहा है, वहां पर आपका जो भी डाउट है तो मुझे जरूर कॉमेंट करना। मैं आपके हर डाउट को सोल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके अलावा जिस भी बच्चे को हमारे जूरिस्प्रूडेंस के इस बैच के नोट्स परचेज करने हैं ना, तो वो हमें ईमेल कर सकता है। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में आपको पता चल जाएगा और वहीं से आपको पिन कमेंट से नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जूरिस्प्रूडेंस के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का भी प्राइस पता चल जाएगा। तो आप वहां से चेकआउट करके हमें ईमेल जरूर करो ताकि हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चेकआउट कर, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक्स्ट्राडिशन और असाइलम के टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं हमारे आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलो देखते हैं। पहला कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइजेज जनरल ड्यूटी ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ये बात गलत है। कल का लेक्चर मैंने याद एक्स्ट्राडिशन का वहां पे बताया था कि इंटरनेशनल लॉ एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड कोई जनरल ड्यूटी रिकॉग्नाइज नहीं करता है स्टेट्स की। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये करना ही करना आपकी ड्यूटी है, नहीं। एक्स्ट्राडिशन हर कंट्री का अपना सोवरन एक्ट होता है, उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है किसी क्रिमिनल को या नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए ऑप्शन देख लो, जहां जहां है ना वो काट दो। ए बी डी ई, पहले में ए है कट गया, दूसरे में देखो ए सी डी ई ए है तो कट गया, बी सी ई डी, यानी बी हमारा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। दोनों में ये कॉमन है, यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो बी और सी ऑप्शन हमारा ठीक है। सारा मुद्दा अटक रहा है बी और डी और ई में। ये देखना है हमें ठीक है नहीं। पहले बी देखते हैं, बी क्या कहता है। बी कहता है कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज जनरल ड्यूटी ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन। सही बात है, अभी तो ऊपर वाला बताया मैंने। तीसरा पॉइंट करें एक्स्ट्राडिशन डिपेंड करता ऑन द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। ये भी मैंने कल के लेक्चर में आपको लिखवाया था कि जो एक्स्ट्राडिशन है वो दो कंट्रीज के बीच में जो भी एग्जिस्टिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है उसके प्रोविजन पर ही डिपेंड करता है। ये भी बात ठीक है। तीसरा पॉइंट भी ठीक है हमारा, बी और सी ठीक है। डी क्या कहता है। डी कहता है इंटर कंट्रीज में ग्रांट एक्स्ट्राडिशन विदाउट अ ट्रीटी, यानी कंट्रीज बिना ट्रीटी भी, दो कंट्रीज के बीच में मान लो कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो उस एक्स्ट्रा मतलब ट्रीटी नहीं है तब भी एक्स्ट्राडिशन हो सकता है वहां पे। ये बात ठीक है, मैंने कल बताई थी आपको। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो बी सी डी देखो कहाँ पे है, बी सी डी फोर्थ ऑप्शन। तो पहले का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। यानी ई पॉइंट अगर आप देखोगे, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स एक्स्ट्राडिशन, ये कह रहा है कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उससे एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। नहीं, कोई भी एक्स्ट्राडिशन कस्टम या यूसेजेस के बेस पे नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। तो ई पॉइंट हमारा गलत है। बी सी डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारी बातें हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगी और लेक्चर्स में ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई है। ठीक है, यहाँ से आपको नोट्स की वैल्यू भी पता चल गई है कि हमारे नोट्स में हर चीज आपको मिल जाएगी। और मैं पहले भी पिछले बैच में भी ये बात साबित कर चुकी हूँ और इस बैच में भी मैं बार बार आपको क्वेश्चंस के थ्रू दिखा रही हूँ कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको हमारे नोट से मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर।
ठीक है। तो आपका JRF पक्का है अगर आपने हमारे लेक्चर्स को 2-2 बार देखा है, नोट्स को हमारे परचेज किया है, उनको पढ़ा है अच्छे से, चीज़ों को कम से कम 7-8 बार रिवाइज कर लिया ना, तो 70-80 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाने हैं, इन्हीं नोट से। भले ट्रिकी बना के आए, ट्रिकी अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है ना, तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ दे रखा है रूल ऑफ स्पेशलिटी पेक्वेटे हबाना बार्सिलोना ट्रैक्शन केस निकारागुआ वर्सेस यूएसए। ये कुछ चीजें दे रखी हैं, इसमें रूल ऑफ स्पेशलिटी मेरे ख्याल से ऐड हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। देखते हैं हमारा, तो उसकी तरफ दूसरी तरफ ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो चेक करना कौन सा किससे मैच करता है। देखो निकारागुआ वर्सेस यूएसए का जो केस है ये सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें ये बात हेल्ड की गई थी कि जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये हायरार्कियल नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री और इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हमारा जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर्स है, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेना, वहां आपको एक केस मिल जाएगा। तो डी का भाई देखो क्या होना चाहिए, डी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। जहां डी का थर्ड है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है। पहले में देखो डी का थर्ड है, दूसरे में डी का फोर्थ है, ये गलत है। डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, तो ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या है, रूल ऑफ स्पेशलिटी ये कहता है किससे रिलेटेड है, हमारा एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है, तो ए का सेकंड होगा। ठीक है, पेक्वेटे हबाना बी का फर्स्ट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क्स ऑफ द जूरिस्ट, तो ये हमारा इससे रिलेटेड है पक्वेटे हबाना का केस। ठीक है, इसके अलावा बार्सिलोना ट्रैक्शन केस हमारा इक्विटी एंड जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे 4 चीजें दी गई है, इससे हमारा निकल के आ जाएगा कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मेंशन द फॉलोइंग डिसीजंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन एक्स्ट्राडिशन। ये कह रहा है कि कुछ केसेस दिए गए हैं, ये आपको बताने हैं कि कौन से मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। देखते हैं केसेस क्या क्या है। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, कल के लेक्चर में ये केस बताया था मैंने, ये केस कब का है, 1957 का केस था, याद है आपको। दूसरा हंस मुल्लर ऑफ न्यूरेमबर्ग वर्सेस सुपरिटेंडेंट प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता एंड अदर्स का केस है। ये केस भी कल के लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, कब का करवाया था, 1955 में बताया था, है ना। राम बाबू सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, सॉरी स्टेट का केस है, ये कब का, 1950 का बताया था मैंने। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मैनन का केस भी मैंने एक्स्ट्राडिशन में करवाया था, ये हमारा 1954 का। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए, सी पहले आएगा, उसके बाद डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ये चारों केस मैंने कल के लेक्चर में आपको एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है और करवाए हैं मैंने, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखवाए थे। ठीक है, तो ये देखो आपको यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, सी डी बी ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी डी बी ए, सी पहले एक में ही दे रखा है, सी डी बी ए, तो बी ऑप्शन हमारा थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है और यहाँ से आपको आइडिया हो गया है कि सारी चीज़ें हमारे नोट्स में आपको मिलेंगी, और ये नोट्स बहुत ध्यान से रख के आपके लिए बनाए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम के लिए टू द पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कोई फालतू चीज़ें नोट्स में इंक्लूड नहीं की गई हैं। ठीक है, तो याद रखना। और केसेस के जो ईयर है ये आपको कैसे याद होंगे, जैसे आप चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, तब आपको ये चीज़ें ऐसे याद रहेंगी। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या है। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, तो देखते हैं। ये कह रहा है कि 16 जून 1987 को जो फॉरेन सेक्रेटरीज है साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज के, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था एक्स्ट्राडिशन के ऊपर। ये बात ठीक है, हमने कल देखा था, सार्क था जो हमारा, इन्होंने एक एक्स्ट्राडिशन के जो सार्क के जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे उन्होंने 16 जून 1987 को एक फॉरेन एग्रीमेंट किया था। तो ए पॉइंट हमारा ठीक है, जहाँ ए नहीं है वो काट दो, ए बी डी ई यहाँ पे एक आंसर हो सकता है, बी सी डी ये गलत है, ए सी ए बी सी डी, बाकी में तो ए दे रखा है। बी पॉइंट क्या कहता है, हांगकांग पैक्ट ऑन एक्स्ट्राडिशन विद इंडिया ये एंटर हुआ था इन द मिडल ऑफ जून 1980। ये पॉइंट हमने नहीं किया है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं।
सी पॉइंट है इंडिया और जर्मनी के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ये 27 जून 2001 को हुई थी। ये बात भी ठीक है, कल के लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो सी पॉइंट जहां नहीं है वो काट दो। ए बी डी पहले में नहीं है तो पहला ऑप्शन कट गया, ए सी ए बी सी डी। ठीक है, डी पॉइंट देखते क्या, इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑन 27 जून 2002। नहीं भाई, हम गूगल बाबा का सहारा लेंगे यहाँ पे। गूगल बाबा से पूछते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी। ये कह रहा है कि 2003 में साइन की गई थी। कोई पर्टिकुलर डेट तो नहीं दे रखी है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रखी, कह रहा है 2003 में साइन हुई थी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखना कब साइन हुई थी, 2003 में साइन हुई थी। ये अपने नोट्स में आप इंक्लूड कर लेना। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, डी ऑप्शन गलत है, तो बच गया हमारा ए और सी। ठीक है, यानी ए और सी हमारा ऑप्शन ठीक है। बी पॉइंट देखो, हांगकांग पैक्ट ऑन एक्स्ट्राडिशन विद इंडिया, ये कब एंटर हुआ था? हांगकांग, एक सेकंड, हांगकांग पैक्ट ऑन एक्स्ट्राडिशन with India was entered in ये 1997 में हुआ था भाई, 1997 में। ये दो पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, हांगकांग पैक्ट ऑन एक्स्ट्राडिशन ये साइन हुआ था इंडिया के साथ 1997 में। और इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी ये 2003 में की थी। मैं काम करती हूँ, ये आपको लिखवा देती हूँ जो नोट्स है। ताकि जो भी बच्चा इन नोट्स को परचेज करेगा उसके पास ये चीजें पहुंच जाएगी। द हांगकांग पैक्ट क्योंकि क्या पता है एग्जाम में इसको सही स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाए। ऑन एक्स्ट्राडिशन विद इंडिया वॉज एंटर्ड इनटू इन 1997। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया है, बताया है, दैट इज इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन 2003। ठीक है, तो ये 2004 में नहीं हुई, 2002 में नहीं हुई थी। ये बातें आप लिख लेना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन द असाइलम केस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑब्जर्व दैट जो रूल है वो इन्वोक किए जाने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म यूसेज प्रैक्टिस्ड बाय द स्टेट्स इन क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बताया था असाइलम जो है वो यूज जो हमारे कस्टम है, यूनिफॉर्म है, सॉरी यूसेज है, जिनको हम लंबे टाइम से परफॉर्म प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। और ये यूसेज क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ राइट होते हैं अपरटेनिंग टू द
स्टेट वर्सेस स्टेट ग्रांटिंग असाइलम एंड ड्यूटी इनकम्बेंट ऑन द टेरिटोरियल सिटी। ये बताया था मैंने आपको, ये चीज़ हेल्ड की गई थी, कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस था, जिसके अंदर टेरिटोरियल वर्सेस टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के बीच में डिफरेंस भी बताया गया था। और इसका रीजन क्या दे रखा है, इसका रीजन दे रखा है, दिस फॉलोज फ्रॉम आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे विच रेफर्स टू इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। ये बात ठीक है, और इसका रीजन भी इन्होंने यही दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ए होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मैंने बताया था एक्स्ट्राडिशन और असाइलम से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्स्ट्राडिशन ये अडॉप्ट की गई थी कब, 13 दिसंबर 1964 को। कब की गई थी भाई ये एक्सेप्ट, जो यूरोपियन कन्वेंशन एक्स्ट्राडिशन के ऊपर आपको याद होना चाहिए 1957 में की गई थी। 13 दिसंबर तो था, लेकिन अडॉप्ट की गई थी 1957 में। और एंटर फोर्स में कब आई थी, ये फोर्स में आई थी मेरे ख्याल से कुछ 1960 था, डेट मेरे को याद नहीं है इसकी एग्जैक्ट, याद रखना। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन जहां दे रखा है ना वो गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला सिर्फ यहां दे रखा है। तो इन तीनों में से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जो प्रैक्टिस ऑफ नॉन एक्स्ट्राडिशन है पॉलिटिकल क्राइम्स के लिए शुरू हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, ये भी ठीक है। तो जहां सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो ठीक होगा। ओनली सेकंड, सेकंड थर्ड, सब में सेकंड दे रखा है। थर्ड ऑप्शन देखो, 16 जून 1987 को फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ साउथ एशियन, ये बात हम पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट किया था, ये बात भी ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है हमारा। फैक्टर वर्सेस ल्यूबेनहाइमर का केस लीडिंग केस है नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम से रिलेटेड, नहीं, ये हमारा गलत है, क्योंकि ल्यूबेनहाइमर का जो ये केस है हमारा एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा गलत है, जहां फोर्थ पॉइंट दे रखा ना वो काट दो, फोर्थ पॉइंट ही दे रखा है, ये गलत है। इसमें कह रहा ओनली सेकंड पॉइंट ठीक है, नहीं, हमारा थर्ड पॉइंट भी ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा निकल के आया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 है, जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चीजें सारी नोट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चीजों को बिल्कुल टू द पॉइंट टिप्स पे याद रखने के लिए आपको लेक्चर्स को 2 बार अच्छे से बैठ के देखना होगा, तभी आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। और इन नोट्स को आपको कम से कम जब आप 7-8 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो चीजें देखते ही आपको याद आ जाएंगी कि कब हुई थी, इसका ईयर क्या है, डेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो हमें छांटनी है। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि आर्टिकल 16 है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, ये कह रहा है कि एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। गलत बात है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये बात कहता है, ना कि आर्टिकल 16। ये बात 14 कहता है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। तो जहां ए दिया हुआ है ना वो काट दो, आर नॉट करेक्ट। तो ए यहां पे दिया हुआ है, यहां पे भी दे रखा है, यहां पे भी दे रखा है, सब में दे रखा है, करेक्ट नहीं है। अच्छा, करेक्ट नहीं है चूज करना है, मतलब ए ऑप्शन हमारा आएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखो, 1967 में जो हमारा यूएन डिक्लेरेशन हुआ ऑन टेरिटोरियल असाइलम, इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली द्वारा, ये बात ठीक है, ठीक है। यानी 14 दिसंबर 1967 को अडॉप्ट किया था। तो बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन के अंदर, यहां दे रखा है बी, तो ये तो हमारा कट गया। ए बी सी डी यहां दे रखा है, ओनली ए। सी ऑप्शन देखते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये कह रहा है कि द कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1951 एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन, कब हुई ये, 24 अप्रैल 1956 को। ये स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी कब हुई थी, 1960 में हुई थी ना, फोर्स में 1960 में आई थी मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है इसकी असाइलम की, सॉरी रेफ्यूजी से रिलेटेड, लेकिन मेरे ख्याल से 1960 में आई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा इसमें।
तो ए और सी आएगा इसका ऑप्शन, यानी सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा, जो आपको ध्यान में रखना है। ये कह रहा है 4th ऑप्शन देख लो, असाइलम केस यानी कोलंबिया वर्सेस पेरू के केस में आईसीजे ने एक्सप्लेन किया था डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरिटोरियल असाइलम एंड डिप्लोमेटिक असाइलम। ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो 7th का आंसर सी होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। असाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट असाइलम से रिलेटेड गलत है। ठीक है, ये हमें देखनी है, गलत स्टेटमेंट निकालनी है। तो इसके ऑप्शंस देखोगे आप, तो यहाँ पे इसके ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर, ये ग्रांट करता है राइट टू असाइलम फॉर प्रोसिक्यूशन। ये बात तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होना। तो जहां ए है ना वो काट दो, ए बी सी तो ये कट गया, ए एंड डी ये कट गया, ए सी डी ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ए सी डी यहाँ पे भी है, ये कट गया, तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बी सी डी क्या ऑप्शन है। बी कह रहा है कि असाइलम ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ पर्सन वांटेड बाय एन अरेस्ट वारंट टू द प्रोसिक्यूशन कंट्री। ये कह रहा है कि असाइलम के अंदर वो चीज भी इंक्लूड होती है कि अगर मान लो किसी पर्सन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया ना, तो उसको भी असाइलम ग्रांट किया जाता है प्रोसिक्यूशन कंट्री। तो ये बात गलत है। ठीक है, तीसरा कह रहा है ग्रांटिंग ऑफ असाइलम पर से एक्सक्लूड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को असाइलम ग्रांट कर दिया ना, तो उसकी एक्स्ट्राडिशन पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये बात गलत है, असाइलम अगर ग्रांट कर दिया है तो भी आपका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। तो सी हमारा गलत ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है। एक्स्ट्राडिशन और असाइलम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव टॉपिक है। मैंने बताया था जहां एक्स्ट्राडिशन शुरू होता है वहीं असाइलम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बी सी डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारा जो 8th क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिमार्क किया एक्स्ट्राडिशन विद फॉरेन स्टेट ये एक्सेप्ट होगा इन एक्सेप्शनल केसेस गवर्नड बाय ट्रीटीज और अरेंजमेंट। कल मैंने बताया था ये आपको सीजी मैनन के केस के अंदर, जो 1954 का केस है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर ये बात बोली थी, है ना। तो देखो सीजी मैनन का केस कहाँ है, ये रहा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मैनन का केस है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन जिसका आंसर होगा डी होगा। तो ये हमारे एक्स्ट्राडिशन और असाइलम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जहां मैंने बताया कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। हमारे नोट से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेक्चर्स को 2 बार देखो, इन लेक्चर्स को आगे जरूर शेयर करो ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, भाई यूनिवर्सिटी जाते हो, क्योंकि सब जगह ये टॉपिक जरूरत होती है ना, तो सब जगह ये शेयर करो। चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो कोई बच्चा, चाहे वो किसी एडवोकेट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हो, वहां पे भी शेयर करो, क्योंकि ये टॉपिक उस सिलेबस में भी होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपना अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।